नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और आपके साथ मैं हूं करिश्मा। न्यूज रूम लाइव में हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि बात करें क्योंकि जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार ने खुद ये खबर का खंडन भी किया है, क्योंकि आज जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर के बाद भागलपुर में सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान हुआ, जिसमें सभी विभाग के मंत्री शामिल हुए। साथ ही अगर बात करें तो इस समाज सुधार अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार ने बाल विवाह, दहेज प्रथा और शराबबंदी को लेकर काफी जोर दिया। हालांकि भागलपुर और बांका जिलों से जीविका दीदियों को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया, इसको लेकर तमाम चर्चाएं की, बातचीत की। हालांकि इससे पहले हम सुनेंगे कि सीएम नीतीश कुमार ने भागलपुर में जब मीडिया से मुखातिब हुए तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि सीएम के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबर को लेकर, तो सीएम ने खुद इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर क्या कुछ चलती है, हमें इससे कोई मतलब नहीं रहता, कौन क्या बोलता है, किसके दिमाग में क्या चलता है, हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं। और कुछ क्या कुछ कहा सीएम नीतीश कुमार ने, पहले सुनते हैं। चलिए, सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं। चलिए, सबका तो हमको कोई दिमाग में भी आइडिया नहीं। तो आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार के बयान को, क्योंकि सोशल मीडिया पे जिस तरह से सीएम के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबर जो चर्चाएं हो रही हैं काफी तेजी से सोशल मीडिया पर, उस पर सीएम ने खुद इसका खंडन किया और उन्होंने अपनी बातें रखी। और अब बात करेंगे हम भागलपुर की, जो क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर सक्रिय होने के बाद सभी अभियान को रोक दिया गया था और एक बार फिर से सीएम नीतीश के समाज सुधार अभियान के दूसरे चरण का पहले दिन आज भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान में आयोजित हुआ और इसमें भागलपुर और बांका जिलों से जीविका दीदियों को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया। लेकिन इस बीच सीएम ने शराबबंदी को लेकर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद अगर जहरीली शराब आप पीते हैं तो जहरीली शराब पियोगे तो मरोगे ही, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन और क्या कुछ कहा अभियान के तहत सीएम नीतीश कुमार ने, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हैं। लेकिन इससे पहले हम बाइट एक बार सुन लेते हैं कि मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, फिर हम चलेंगे अपने ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा के पास। बहुत बुरी चीज, बहुत लोग तो कहते रहता था कि शराब चलेगा, तो इसमें जो बाहर से आते हैं टूरिस्ट लोग जो आते हैं वो अब आएंगे बहुत कम। अब आपको मालूम है कि बिहार में बढ़ गया। हम केरला में गए थे, वहां के समुदाय के लोग, उसका एक हिस्सा लगा हुआ था शराबबंदी के लिए अभियान, हमको बुलाया था, वहां पर गए थे और वहां पर यह बात कहता था कि टूरिस्ट लोगों की कमी हो जाएगी। तो हमने उनको बता दिया था कि बिहार में टूरिस्ट की कमी नहीं है, बल्कि टूरिस्ट और बढ़ गया है। टूरिस्ट आता है वो दारू पीने के लिए आता है। दुनिया भर में जितने लोगों की मौत होती है उस मौत में 20 साल से लेकर के 39 साल तक के लोगों की मौत जो हो रही है वो दारू पीने के कारण मौत हो रही है। और 20 से 39 साल में दारू के कारण मौत की कुल संख्या है 13.5%। अब सोच लीजिए, पूरे का है 5.3। अब 20 से 39 वाला जो दुनिया में दारू पी लेता है वो जो मरता है वो 13.5%। और कितने तरह की बीमारियां होती है। सब जीविका की दीदियों को कहेंगे कि जो काम शुरू किया गया भूलिएगा नहीं। आजकल, पहले तो हम जो भी काम करते थे एक एक चीज लोगों तक रहता था, लेकिन जब से नई टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया आ गया है ना, तब से नया नया बात प्रचारित होता है। पुराना बात जितना किया गया सब लोग उसको भूल जाते। एक एक चीज नया नया आने लगा, तो नया नया आने लगा है। लेकिन इन चीजों को मत भूलिएगा। लड़कियां कितना पढ़ने लगी, अगर जो शादी होगी तो उससे दहेज लेना, ये कितना गैर कानूनी और बिल्कुल गलत बात है। महिला आएगी आपके यहाँ तो उससे पैसा लीजिएगा, दहेज लीजिएगा।
पुरुष है तो आप ही को वैल्यू है, अब महिला को वैल्यू नहीं है। मत करिए ना बिया, रहिए ना, मर जाइएगा, उसका तो आपका ना कोई बाल बच्चा, और कुछ दिन में कोई याद भी नहीं करेगा कि फलाना आदमी था। याद भी करता है बाल बच्चा तभी ना जी, जब शादी करते हैं। और जब शादी करते हैं तो लड़की से शादी करते हैं, कोई लड़का लड़का में शादी नहीं ना होगा, लड़की से ना शादी होगा, तो उसी से शादी करने में दहेज लीजिएगा। इससे बढ़कर के कितना गंदा चीज है। तो आप सुन रहे थे सीएम नीतीश कुमार के बयान को, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर के सक्रिय होने के बाद अभियान को रोक दिया गया और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार का समाज सुधार अभियान शुरू हो गया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अशोक मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे। अशोक जी, अगर बात करिए तो एक बार फिर से, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर सक्रिय होने के बाद सभी अभियान को रोक दिया गया, लेकिन एक बार फिर से आज भागलपुर में अभियान की शुरुआत हुई। और ऐसे में अगर हम बात करें तो इस अभियान के तहत आज के में क्या कुछ खास रहा और किन किन बातों पर ज्यादा जोर दिया गया? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा के तहत आज भागलपुर में थे, जहां भागलपुर और बांका जिले के जीविका दीदियों को उन्होंने संबोधित किया और उसमें नीतीश कुमार ने 3 प्रमुख बातें कही। एक तो पहली बात उन्होंने कही कि महिलाओं के कहने पर ही हमने शराबबंदी अभियान शुरू किया था और हम चाहते हैं कि जो आधी आबादी है उसका पूरा समर्थन हमें मिले। तो उन्होंने बताया कि शराबबंदी अभियान चलाने के, यानी कि बिहार में जब शराबबंदी कानून लागू हुआ तो ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बिहार का रेवेन्यू यानी कि उसे आर्थिक क्षति होगी, लेकिन वास्तविक वैसा नहीं है। दूसरी बात मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से लोगों के बीच में जो है सो जागृति बढ़ी है और शराब सबसे बड़ी बात है कि इससे होने वाली हानि जो थी उस पर एक तरह से रोक लगी है। मुख्यमंत्री ने सुनाया कि किस तरह से शराब के चलते परिवार आपस में टूट रहे थे, पति पत्नी के बीच बेहतर संबंध नहीं था और अब शराबबंदी कानून लागू होने से रिश्ते सुधर रहे हैं। खास करके लोगों की आर्थिक स्थिति बढ़ी है, जो शराब में पैसा फेंकते थे वो अब नहीं फेंक रहे हैं और आर्थिक स्थिति लोगों की अच्छी हुई है। लेकिन मुख्यमंत्री ने साथ साथ यह भी कहा कि चूंकि राज्य में शराबबंदी कानून लागू है, वैसी परिस्थिति में जो कोई भी लोग शराब पीते हैं वो अवैध रूप से पी रहे हैं और बेचने वाले भी अवैध शराब बेच रहे हैं जो जहरीली शराब है। इसलिए मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के लाने के बाद बिहार में पर्यटकों की भी संख्या बढ़ी है। तो शराबबंदी से कौन कौन से फायदे हैं ये सीएम ने बताया कि WHO की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 200 बीमारियां शराब से पीने से होती है और उससे भी लोगों को बचाव होगा। फिर समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ भी बातें कही और उन्होंने बताया कि किस तरह से बाल विवाह होने से लड़कियों की पढ़ाई रुक जाती है और उससे परिवार का विकास रुक जाता है और दहेज प्रथा के कारण कई लड़कियों मौत की शिकार होती हैं और जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के चलते परिवार की जो स्थिति बदतर हो जाती है और लोगों को ज़मीन जायदाद बेचना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री ने ये सारी बातें कही और मुख्यमंत्री के भाषण का सिर्फ ये ही अर्थ था कि जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, हम विकास का काम करेंगे। हम सरकार चला रहे हैं तो सरकार चलाना हमारा काम है, विकास का काम करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि समाज सुधार अभियान के बगैर भी विकास अधूरा है, इसलिए अभियान को हम जारी रखेंगे। तो बहुत बहुत अशोक जी, जिस तरह से हमने कहा कि समाज सुधार अभियान यानी विकास के बिना अधूरा है और साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर शराबबंदी के बाद जो है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं फायदा भी हुआ है, उन्होंने ये भी कहा है क्योंकि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर अगर शराबबंदी के बाद अगर आप जहरीली शराब पिएंगे तो मौतें होंगी ही जहरीली शराब पीने से। सीएम ने खोलकर इस अभियान के तहत अपनी बातों को रखा और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की। तो बजट सत्र आपको बता दें कि 25 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और यह बजट सत्र 31 मार्च तक चलेगा। हालांकि इस बार का जो बजट सत्र है वो काफी हाईटेक होगा, इसलिए क्योंकि सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जाएंगी। सुरक्षा के मद्देनजर बात करें, अगर हम बात करें तो इस सत्र को लेकर, हालांकि इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष ने बैठक बुलाई, दलीय बैठक बुलाई। अगर बात करें तो विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह और विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बैठक बुलाई। सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल हुए और सब दोनों दलों की सहमति बनी। नेताओं की एक बैठक करते हैं, अब बैठक करके उस पर विचार करते हैं कि सदन किस तरह से सुचारू रूप से चले
बिना बाधा के चले, सदन चले, अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर हों, अधिक से अधिक विषयों को हम लोग लेकर के उस पर चर्चा करें। इसके लिए सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। तो इसलिए सभी दलों के माननीय सदस्यों की एक बैठक हम लोग करते हैं कि सदन में सहयोग मिले और सदन शांतिपूर्ण ढंग से बिना बाधा के चले। तो ऐतिहासिक कार्य सभी माननीय सदस्य की सक्रियता, गंभीरता और सरकार की सजगता से सदन में 100% प्रश्नों का जवाब आना और सदन चलना, ये बिहार का एक ऐतिहासिक कदम बढ़ रहा है। इसको आगे बढ़ाना है। इस कार्य को विकास के प्रति, बिहार की जनता के प्रति किए गए वादों को पूरा करना है और ये क्रम आगे बढ़ते रहे। तो सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर इस बैठक में अहम चर्चाएं की गई और इस बैठक में क्या कुछ खास रहा आगामी बजट को लेकर, और ये बजट सत्र कितना खास होगा, किस तरह से हाईटेक, क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, इस पर अधिक जानकारी के हमारे साथ हमारे संवाददाता मरगूब आलम है। हम मरगूब से जानेंगे। मरगूब, 25 फरवरी से यह बजट की शुरुआत हो रही है और ऐसे में बात करें तो इस बार के बजट में क्या कुछ खास रहेगा और कितना अलग इस बजट में देखने को मिलेगा? देखिए, आज दो चीज़ें हैं बिहार विधानसभा से और दो खबर। एक खबर तो यह है कि आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई जिसमें सभी बड़े जो दल हैं उनके नेता मौजूद थे। राजद, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले और क्या बीजेपी की तरफ से दोनों उप मुख्यमंत्री मौजूद थे और संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी से। इस बैठक में ये चर्चा हुई कि बजट सत्र को सुचारू ढंग से चलाया जाए और पूरा बजट सत्र शांतिपूर्वक चले। एक दूसरा ये कि जनहित के मुद्दों को जितना ज़्यादा है उतना सदस्य उठाएंगे और सरकार को निर्देश दिया गया है कि जो भी सवाल आ रहा है उन सवालों का समय पर जवाब आना चाहिए और जनहित के मुद्दे पर चर्चा भी होनी चाहिए। और विपक्ष से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने ये आग्रह किया कि अगर कोई विवादास्पद मुद्दा है और सरकार से आप किसी मामले पर जवाब चाहते हैं तो आप सीधे विधानसभा के अध्यक्ष के संरक्षण में आए और आने के बाद हम आपके साथ हैं और अब जो जनहित के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक जब खत्म हुई तो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि बैठक बहुत सकारात्मक रही, क्योंकि देखिए ये बैठक प्रोटोकॉल के लिहाज से होती है, होनी तय है। इस बैठक में कोई परिवर्तन नहीं होता और ये सुचारू ढंग से होती है। और ये चर्चा विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिल्कुल अच्छा बैठक रहा और कहीं ना कहीं लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया। दूसरा जो मामला है वो मामला यह है कि जो शराब पिछले बिहार विधानसभा शराब की बोतल मिली थी, बिल्कुल, जो डीजीपी और राज्य के मुख्य सचिव जांच कर रहे थे, तो अब बिहार विधानसभा तीसरे आंख के हवाले होगा। 500 कैमरे अंदर लगाए जा रहे हैं। आप समझिए करिश्मा की यह परिस्थिति है कि अगर आप गैलरी से गुजर रही हैं और आपकी जो एक्टिविटी आगे जाने के बाद आप अगर दाएं जाएं बाएं जाएं, वो एक एक चीज कैमरे में कैद होगा, तो सिक्योरिटी हाई होने जा रही है। तीसरी आंख के हवाले विधानसभा और 24/7 अधिकारियों ने उसका दौरा किया, पूरा निरीक्षण कर लिया है और जगह को चिन्हित कर लिया है और वहां सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने का कार्यक्रम 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर बात करें मरगूब, तो ऐसे में क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाए रहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे शराबबंदी हो या आपराधिक घटनाएं हो, तो कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयार है। लेकिन ऐसे में बात करें तो सरकार विपक्ष के सवालों को लेकर कितनी तैयार है? देखिए करिश्मा, ये तो प्रजातंत्र की खूबसूरती है, पक्ष और विपक्ष के बीच। विपक्ष हमला करेगा, पक्ष उसका जवाब देगा। तो यही बातचीत आज हुई कि जो भी जनहित के मुद्दे आएंगे, जनहित के मुद्दे, उस पर सरकार को जवाब देना होगा। और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से यही कहा है कि आप बिल्कुल अपने मंत्रियों को कहिए कि जो भी सवाल है उन सवाल का जवाब पूरीफाई करके आए और पूरी तन्मयता से आए। तो बिल्कुल आज की जो बैठक है वो बैठक सफल रही और अध्यक्ष ने कहा कि हमें भरोसा है कि बजट सत्र बिल्कुल सफल और शांतिपूर्वक होगा। बिल्कुल, तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बजट सत्र इस बार सुचारू रूप तरीके से चलेगी, हमें पूरा भरोसा है। और फिलहाल यहाँ बात हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो फिर बात करेंगे झारखंड की खबरों पर, क्योंकि झारखंड के बजट सत्र की चर्चाएं करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो 25 फरवरी से 25 मार्च तक यह बजट सत्र चलेगा और इस बजट सत्र के पहले झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने एक बैठक बुलाई, संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में बजट सत्र को लेकर चर्चाएं की गई, क्या कुछ विशेष व्यवस्थाएं रहेंगी इसको लेकर चर्चाएं की गई।
और साथ ही पता चले कि सत्र किस तरह से सुचारू से चले, इसको तमाम गतिविधियों को लेकर इस बैठक में चर्चाएं की गई। जो प्रकोप है वो भले ही उसका रफ्तार में कम हुआ है, लेकिन उसका सतर्कता से हम लोग ये नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उसी सतर्कता के साथ हम लोग अपना विधानसभा को चलाएंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी बात हुआ, हम लोग बैठने का व्यवस्था अंदर में नेता सदन जितना जवाबदेह होता है, प्रतिपक्ष की नेता भी उतना ही जवाबदेह होते हैं। और संवैधानिक व्यवस्था में इसीलिए नेता प्रतिपक्ष को भी प्रायोरिटी में रखा गया है सारे चीज में। तो इसको तो हमने अस्वीकार नहीं ना कर सकते हैं, और इसके प्रक्रिया में मेरा कोई हाथ नहीं है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रुचि शर्मा लाइव चैट पे जुड़ी हुई हैं। रुचि से हम बात करेंगे। रुचि, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू हो रहा है और इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने सभी अधिकारियों के साथ, यानी बैठक सभी विभाग के जो अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और इस बैठक में सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर क्या कुछ विशेष चर्चाएं की गई? जी बिल्कुल करिश्मा, झारखंड विधानसभा का जो आगामी बजट सत्र है वो 25 फरवरी से शुरू होने वाला है। तो इससे पहले जो मुकम्मल तैयारी है वो कर ली गई है और विधानसभा अध्यक्ष के तरफ से आज अधिकारियों के साथ, जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक रखी गई। और बैठक में जो मुख्य रूप से चर्चा रही वो रही कि विधानसभा के अंदर जो प्रश्नों आते हैं और प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो उस सही से जो प्रश्नों के जवाब हो वो सही तरीके से दिया जाए। पिछला सत्र की अगर बात करें तो शीतकालीन सत्र में जो एक मंत्री के द्वारा जो विभागीय अधिकारियों ने जवाब दाखिल किया था उसमें कुछ गलती पाए गए थे, जिसमें कि सरयू राय ने इस पर सवाल भी उठाए थे। तो इस बार का जो बजट सत्र होगा उसमें इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा और विभागीय अधिकारी के द्वारा जो प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं वो सही तरीके से दिया जाए। वहीं जो विद्युत को लेकर के हो या पेयजल को लेकर के हो, ये सारी चीजों को लेकर के भी समीक्षा की गई और वो सारी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े उस दौरान ये पहले मुकम्मल कर लिया गया। तो कहे करिश्मा, तो झारखंड के जो डीजीपी नीरज सिन्हा और रांची के उपायुक्त छवि रंजन इस बैठक में शामिल थे और जितने भी वरीय अधिकारी थे, जो बड़े अधिकारी थे, वो भी मुख्य रूप से इस बैठक में शामिल रहे और कहे तो आगामी बजट सत्र को लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी चलिए, बिल्कुल रुचि, आप बने रहे हमारे साथ। अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें यह कहा गया है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, भाषा विवाद हो या फिर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो या फिर बात करें क्योंकि आगामी बजट सत्र भी 25 फरवरी से शुरू होने वाला है और ऐसे में पंचायत चुनाव भी है, तो इसको लेकर इस तरह की तमाम गतिविधियों को लेकर इस रिपोर्ट में चर्चाएं की गई है। लेकिन इस रिपोर्ट को भेजने के बाद बात करें तो अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है क्योंकि कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं क्योंकि राज्यपाल रमेश बैस ने जब रिपोर्ट भेजा है इसको लेकर सवाल उठाए, कहा कि जो रिपोर्ट भेजा गया है वो रिपोर्ट सही नहीं है, उन्होंने रिपोर्ट को गलत ठहरा दिया। इसको लेकर झारखंड में अब सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने प्रदेश की विधि व्यवस्था की स्थिति की खस्ता हाल को दिखाया है। उन्होंने इस रिपोर्ट में मॉब लिंचिंग का जिक्र किया है, नक्सली घटनाओं का जिक्र किया है और जो भाषा विवाद के कारण पूरे प्रदेश में एक जो अराजक महोदय ने जो रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी है, तो हमें लगता है कि राजभवन को या राज्यपाल को संवैधानिक पद है और उन्हें केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में यहाँ काम नहीं करना चाहिए। अगर आकलन करना है तो अपने पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार। और अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव चैट पे जुड़ी हुई हैं। रुचि, देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय को राज्यपाल ने जब रिपोर्ट सौंपा और इस रिपोर्ट के सौंपने के बाद अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने कई तरह के सवाल भी उठाए हैं राज्यपाल की रिपोर्ट को लेकर।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा करिश्मा। जैसे कि राज्यपाल ने हर गतिविधि को, राज्य की जो हर गतिविधि होती है उस पर राज्यपाल की नजर होती है, और यहाँ विपक्ष की पार्टी भाजपा जो है वो लगातार राज्य की समस्याओं को राज्यपाल से रूबरू कराते आए हैं। जैसे विपक्ष की पार्टी भाजपा ने हाल ही में हुए मॉब लिंचिंग की घटना को उठाया था, साथ ही जो पंचायत चुनाव नहीं कराने को लेकर के हाल में जो आगामी बजट सत्र है उसमें नेता प्रतिपक्ष का नहीं होना, तो ऐसे जो कई नक्सली गतिविधियों पर, तो ऐसे कई तरह के जो राज्य की समस्याएं हैं उन्होंने राज्यपाल के समक्ष रखा। तो कह सकते हैं कि राज्यपाल ने सारी रिपोर्ट जो है वो राज्य गृह मंत्री को भेजा है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, माफी चाहूंगी करिश्मा। तो इस तरह के रिपोर्ट भेजने के बाद जो है वो सत्ता पक्ष में भागीदार जो कांग्रेस पार्टी है उनके तरफ से यह कहना है कि राज्यपाल जो होता है वो संवैधानिक पद होता है और इसमें एक एजेंडे की तरह काम ना करके उन्हें राज्य हितों पर भी ध्यान देना चाहिए। और चलिए, बिल्कुल आप बिल्कुल रुचि, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे लातेहार और लोहरदगा जिलों में चलने वाले ऑपरेशन बुल का आज अंतिम दिन था, और आज क्योंकि 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ये ऑपरेशन बुल चलाया गया। इससे बीच अगर हम बात करें तो झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ बटालियन, कोबरा बटालियन इस सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर बात करें कि 10 लाख का इनामी नक्सली समेत 9 उग्रवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है, और साथ ही कई सारे चीजें नक्सली सामान भी बरामद किए गए हैं। इस अभियान को जारी रखा। 12 दिनों के इस अभियान के क्रम में उग्रवादियों के साथ 10 बार मुठभेड़ हुई, और मुठभेड़ के क्रम में उग्रवादियों के कई सारे बंकर जो उन्होंने उस क्षेत्र में बना के रखे हुए थे उसको ध्वस्त किया गया। घटनास्थल से निरीक्षण से यह स्पष्ट हो रहा था कि कई जगह पर खून के धब्बे प्राप्त मिले, जिससे यह स्पष्ट था कि कई सारे उग्रवादियों को भी मुठभेड़ के क्रम में गोलियां लगी है। इसी क्रम में एक उग्रवादी जो सशस्त्र दस्ता का सदस्य था वो पुलिस के साथ मुठभेड़ के क्रम के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ चुके हैं। मनोज जी, 10 दिनों तक ऑपरेशन डबल बुल चलाया गया, तो कह सकते हैं कि एक नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। इस 10 दिनों तक चलने वाले ऑपरेशन बुल में पुलिस को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी, और इस सफलता के दौरान बात करें तो कितनी बड़ी सफलता और क्या कुछ नक्सली सामान इसमें बरामद हुए हैं? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे नक्सलियों के खिलाफ इस अभियान की, तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था। अपनी तरह का यह अनूठा और बड़ा अभियान था। यह अभियान पूरे 12 दिन तक चला है। 8 फरवरी से ये शुरू हुआ और 21 फरवरी तक ये चला, लगातार चला। इस दौरान अगर हम बात करेंगे इस 12 दिनों के दौरान 10 बड़े मुठभेड़ हुए नक्सलियों के दस्ते के साथ, जो रविंदर गंजू जो एक बड़ा नक्सली नाम है उसके दस्ते के साथ में हुआ। और इस में उपलब्धियों की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड पुलिस को कई बड़ी कामयाबी मिली है। सबसे बड़ी कामयाबी यह मिली है कि इसमें 9 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें 10 लाख का इनामी जो बलराम है वो गिरफ्तार हुआ है, जो यहाँ का जोनल कमांडर है। उसके साथ ही एरिया कमांडर, सब जोनल कमांडर और 7 अन्य जो नक्सली है वो गिरफ्तार हुए हैं। एक नक्सली मारा गया है जिसकी पहचान जो हुई है वो एक दिनेश नागेशिया के रूप में हुई है, जो कि दुर्दांत नक्सली रहा है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कुछ नक्सलियों के बड़े ठिकाने का पता चला है कि जो लातेहार और लोहरदगा जिले का सीमावर्ती जो जंगल है, बुलबुल गांव है, उसके बाद जो जंगल शुरू होता है ये छत्तीसगढ़ तक जो जाता है ये, तो इसको एक कॉरिडोर के रूप में इस्तेमाल करते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कई ऐसे बिल्कुल एक बड़ा झटका नक्सलियों को लगा, क्योंकि पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। चलिए मनोज जी, तमाम बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो बता चले कि ये 8 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक ऑपरेशन बुल चलाया गया। इसमें पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और ऐसे में कई नक्सली सामान बरामद किए गए। चाहे बात करें क्योंकि नक्सली के पाठशाला यानी डायरी भी वहां से बरामद किए गए, रजिस्टर बरामद किए गए, इस तरह के तमाम नक्सली सामान भी वहां पर बरामद किए गए, वर्दी भी बरामद किया गया। और फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव में इतना ही। आगे बिहार झारखंड की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।